तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और मेरा नाम है बेटा मोहम्मद वसी। और आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। आपने पहले फर्स्ट चैप्टर देखा होगा जो मैंने पढ़ाया है। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने क्या स्टार्ट करा था कि कैसे ब्रिटिशर्स आए थे और कैसे वो ट्रेड करने आए थे और कैसे वो राज कर कर गए। ठीक है। इससे ट्रेड करने से लेकर राज करने तक की कहानी और हमें कैसे आजादी मिली, तो अब वो हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में बेटा हमने कौन कौन सी पॉलिसीज थी, ठीक है, क्या क्या चीजें थी जिन्होंने छोटी छोटी चिंगारियों को एक बड़ी आग में बदल दिया था। और ऐसा क्या हुआ था फिर 1857 में इमीडिएट कॉज मैंने बताया था, एनफील्ड राइफल लाई गई थी। ऐसा क्या करा था उसने, वो जो छोटी छोटी चिंगारियां थी वो एक बड़ी ज्वाला में बदल गई थी। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। अब बेटा 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, ठीक है, वो तो फेल रहा। क्यों फेल रहा? क्योंकि इंडिया के कुछ ही पार्ट ने उसमें, कुछ ही लोगों ने उसमें पार्ट लिया था, लेकिन उसके कुछ इफेक्ट भी पड़े थे इंडिया पे। क्या इफेक्ट पड़े थे बेटा? कि लोगों के दिल में ब्रिटिशर्स का जो डर था एक, वो चीज खत्म होने लगी थी। ठीक है। तो लोगों के दिल में अब नेशनलिज्म स्टार्ट होने लगा। क्या स्टार्ट होने लगा बच्चों? नेशनलिज्म स्टार्ट होने लगा। तो आज है बेटा वही हमारा चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपकी फॉर्म हुई थी। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बड़ी ही शानदार तरीके से, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटे पहले आता है वर्ड नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म जो होता है बेटा वो होता क्या है आपका, व्हाट इज नेशनलिज्म। ठीक है। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। ठीक है। अब बेटे बात करते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आपका होता क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। ठीक है। नेशनलिज्म को बेटे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद। आप बेटा कहीं आप इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया है, ठीक है, जब भी कोई भी चीज इंडिया करती है, लाइक किसी भी गेम में फर्स्ट आती है या कोई ऐसा काम करती है जिसमें वर्ल्ड में दुनिया में इंडिया का नाम होता है, तो हमारे अंदर गूज़बम्प आने लगते हैं कि इंडिया ने करा है। इसे ही बोला जाता है बेटा नेशनलिज्म। क्या? राष्ट्रवाद। सपोज आप कहीं फॉरेन कंट्री में हैं, वहां पे नाम आ रहा है कि भाई इंडिया ने ये काम करा है, इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया है, या इंडिया ने कोई भी रिसर्च वगैरह की है, तो आपके दिल में एक अलग सी ही फीलिंग आने लगेगी, जिसे इसे ही बोला जाता है बेटा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? डिनोट पेट्रियोटिज्म और डिवोशन टू द नेशन। बेटा पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है आपका देश प्रेम करना, और डिवोशन का मतलब होता है भक्ति करना। ठीक है। नेशनलिज्म इसी चीज को कहा जाता है कि देशभक्ति, एक टाइप से कि सभी जो भी चीज है, मैं हूं या मेरी फैमिली है, सब किसके लिए है? देश के लिए है। देश के लिए क्या है? हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। अब बेटे ये जो नेशनलिज्म है यही लोगों में फैलना स्टार्ट हुआ। अब बेटे बात करते हैं इन कंट्रीज, जैसे एशिया वगैरह की कंट्रीज थी, आपकी अफ्रीका वगैरह की कंट्रीज थी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बेटे, कहीं भी पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? उन्होंने लुइस 16 अपने ही राजा को मार कर क्या वहां पे क्या करा था बेटा? अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री में घोषित किया था, डेमोक्रेटिक कंट्री में बदला था। ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। ये हमने किनसे सीखा? जो एशिया अफ्रीका के देश थे, जो कि बड़ी कंट्रीज उनके ऊपर क्या हो रही थी? हावी हो रही थी। लेकिन वही यही नेशनलिज्म चीज थी, यही देश प्रेम था, यही राष्ट्रवाद था, जिससे क्या हुआ? लोगों ने उनका मुकाबला किया था। ठीक है। आज बेटे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया की। इंडिया में नेशनलिज्म फैला कैसे? ठीक है। अब बेटे सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग, जो सबसे पहले इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसे खाली कांग्रेस ही नहीं बोला गया था, उसे बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों बोला गया था बेटे? जितने भी राष्ट्रवाद वाले थे, जिन्हें भी देश से प्यार था, सब उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। मतलब
भाई पूरे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ जो बड़े लोग थे इसलिए उसे बोला गया था, जो उससे जुड़े थे। इंडिया द कांग्रेस कॉल्ड इटसेल्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉट जस्ट इंडियन कांग्रेस। खाली इंडियन कांग्रेस नहीं बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला था। ठीक है, ये वो लोग थे जो देश के प्रति हर चीज करने को तैयार थे। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस वाज stated as ending all racial, religious and provincial prejudices। क्या कह रहा है ये जो बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि इंडिया में, अब इंडिया क्या था बेटा, जब ब्रिटिश स्टार्टिंग में आए थे तो इंडिया जो था टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, टुकड़ों में बटा हुआ था इन द सेंस कि भाई एक राजा है, वो जो राजा थे वो स्टेट को ही अपना देश माना करते थे। अब उनमें क्या चलता था बेटा कि ठीक है भाई राजा है, दूसरे राजा को ठीक है मतलब जंग वगैरह छड़े, खाली दो स्टेट में, मतलब इंडिया जो था टुकड़ों में डिवाइड था। देन उसके बाद ब्रिटिशर आए यहाँ पे अपनी पॉलिसीज वगैरह लेकर आए, तब उसके बाद क्या हुआ था बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोला था कि जो भी इंडियन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है, कोई भी हो, छोटी जात का हो, बड़ा जात का हो, सब क्या है, एक है, वी आर वन। ठीक है, तो यही फीलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के दिलों में एक जागरूक की थी कि भाई अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ब्रिटिशर, कोई ब्रिटिश राज या कोई और हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो आज हम बेटा बिल्कुल ही डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये नेशनलिज्म जो चीज है ये इंडिया में फैली कैसे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब 19th सेंचुरी में, अब ये जो बेटा आपका नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो आपके 17th सेंचुरी में, मतलब जब यहाँ पे मुगल एम्पायर थे आने स्टार्ट हो गए थे। 18th सेंचुरी में बेटा उनकी पॉलिसीज ऐसी ऐसी रही थी कि इंडिया के दिल में एक डर बैठ गया था पहले तो कि भाई हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। और दूसरी बात, जब लोगों को ज्यादा ही डर हुआ तो एक रिवोल्ट स्टार्ट करा गया था, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब उसके बाद बेटा 19th सेंचुरी में कुछ छोटे छोटे माइनर मूवमेंट वगैरह किए गए। सबसे पहला था बेटा मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। कौन सा? इंडिगो प्लांटर्स। ये बेटे मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें समझाया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि आप लोग अपना एग्रीकल्चर वगैरह जो भी आप उगाते हो सारी चीजें छोड़ो, आपको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है। इंडिगो क्या होता है बेटा, नील। हाँ बिल्कुल, नील उगाना है। तो बेटा सबसे पहले जो छोटे छोटे मूवमेंट स्टार्ट होने लगे, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद छोटे छोटे मूवमेंट पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेटा पीजेंट, सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन किया है ब्रिटिशर्स ने, किसका किया है, फार्मर्स और पीजेंट्स का किया है। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था बेटा वो क्या था, इंडिगो प्लांटर्स ने किया था। क्या? द कल्टीवेटर्स इन बिहार एंड बंगाल वांटेड टू गिव अप इंडिगो ग्रोइंग बट द ब्रिटिश प्लांटर फोर्स्ड टू डू इट इन अप्रैल 1860। द कल्टीवेटर रिफ्यूज्ड टू सो इंडिगो which probably become the first instance of organized non-cooperation in the history of Indian peasantry। अब देखो बेटा एक सिंपल सी बात, अब वो क्या था कि ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, अगर ये इंडिगो नहीं उगाएंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इनकी लैंड वगैरह है वो सब किसके अंडर में, सब ब्रिटिशर्स हथिया लेंगे, प्लस साथ में इन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा और घर के सदस्यों को जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरा, इनके जो पाले हुए जो जानवर हैं उन्हें भी कौन ले जाएंगे, ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। लेकिन अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ बेटा, इंडिगो प्लांटर्स ने क्या बोला, अब चाहे आप हमें मारो या हमें जेल में डालो या हमारे जानवर उठा के लेके जाओ, हमें अब ये नील नहीं उगाना है। उन्होंने क्या बना कर दिया, रिफ्यूज टू सो इंडिगो। और ये बेटा पहला मूवमेंट था, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, मतलब इंडिया हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ कॉर्पोरेट करता हुआ आ रहा था कि भाई ठीक है ये पॉलिसी, ये ठीक है, ये भी पॉलिसी, ये भी ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये इंडिगो प्लांटर्स ने क्या बोला, बिहार वगैरह की साइड के जो थे 1860 में, अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा देखो जो नील होता है आपका, वो आपकी जमीन को उपजाऊ
जो आपकी जमीन की जितना वो उगाती है उसे खराब करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर कोई और सी खेती बाड़ी नहीं हो सकती और जमीन भी जल्दी आपकी बंजर हो जाएगी। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा क्या था बच्चे कि अब वो लोग इस चीज से तंग आ गए थे कि यार हम लोग अब कितना सफर करें, लाइक क्या होता है हर चीज की एक हद होती है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या था वो जो उनका लेवल था वो चीज पार कर दी थी। तो बेटे उन्होंने क्या बोला, अब भैया आप लोग कुछ भी करो हमारे साथ, हम ये नहीं करेंगे, हम नील नहीं उगाएंगे, ठीक है। और क्या बोला गया बेटा कि ये जो था बेटा फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, मतलब अब ब्रिटिशर्स के साथ हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेट करके चलना है। अब ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेशन नहीं करना, नॉन कॉपरेट करके चलना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद आया बेटे कुक्का मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट है जो स्टार्ट हुए। द कुक्का मूवमेंट इन पंजाब बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू प्योरीफाई द सिख रिलीजन। मतलब क्या कह रहा है बेटा, ये जो कुक्का मूवमेंट था ये आपका बच्चे पंजाब में स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट गया था, सिख रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए। बट बाय 1863 द मूवमेंट वो एज्यूम्ड अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। लेकिन आगे जाके इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया था, पॉलिटिक्स से रिलेट हो गया था। द कुक्का लीडर कौन कौन थे बेटा, बालक सिंह और राम सिंह। जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई सरकार की ना ही हमें कोई जॉब चाहिए और ना ही सरकार का कोई चीज, मतलब ना ही ब्रिटिश सरकार की कोई हमें जॉब लेनी है और ना ही हमें कोई फॉरेन गुड चाहिए। हम किसका, अपने देश का चीजें इस्तेमाल करेंगे और हमें सरकार से मतलब ब्रिटिश सरकार की ना ही कोई चीज यूज करनी है और ना ही कोई हमें उनकी सरकारी जॉब चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या आया बेटा आपका, आर्म रिवोल्ट इन डेक्कन। किसने स्टार्ट करा था बेटा, आपका ये वसुदेव बलवंत फाड़के ने स्टार्ट करा था आर्म रिवोल्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग वाज द रिवोल्ट इंजीनियर बाय वसुदेव बलवंत फाड़के। कहां पे स्टार्ट हुआ था बेटा, ये महाराष्ट्र और उसके जितने भी नेबरिंग स्टेट वगैरह थे, रीजन वगैरह थे, वहां पे ये आपका आर्म्ड रिवोल्ट स्टार्ट करा गया था, ठीक है। और ये क्या थे बेटा, जो आपके वसुदेव बलवंत फाड़के जी जो थे ये प्लेस टू प्लेस घूमे और इन्हें ब्रिटिश सरकार के बारे में बताया लोगों को कि कैसे वो हमारी जो वेल्थ है उसे ड्रेन करके ब्रिटिशर इंग्लैंड भेज रहे हैं और कैसे कैसे वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस किस सेक्टर में अत्याचार कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर एक टाइम रहा तो हम लोगों को वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दिस मूवमेंट however were mostly of a local character. The 80s of 19th century saw the birth of Indian national movement. अब बेटा क्या कह रहा है वो, 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का बर्थ हुआ है। ये आपके छोटे छोटे मूवमेंट थे। पहला जो इंडिगो प्लांटर्स ने, हाँ ये लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में बेटा इंडिगो प्लांटर वाला जो था ये इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो कि प्लांटर्स ने स्टार्ट करा था। दूसरा आपका कुका मूवमेंट था और थर्ड था आपका आर्म्ड रिवोल्ट इन डेक्कन। अब बेटे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बड़े बड़े कारण क्या थे और सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है वो किसे हुई है बच्चे, हाँ जी पीजेंट्स को हुई है, फार्मर्स को हुई है, आर्टिशियंस को हुई है। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब बेटे सबसे पहला क्या करते थे वो लोग, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की। अब देखो बेटा क्या था, सबसे पहला क्या था कि वो लोग आते थे, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे करी उन्होंने, जितनी भी हाई सर्विसेज वगैरह थी वो सब किसके लिए रिजर्व थी, ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, ठीक है। जितना भी ये लोग ट्रेड वगैरह करते थे वो कैसा करते थे, ट्रेड वगैरह वो लोग इस हिसाब से करते थे अगर कोई उगा रहा है तो उसमें से एक बड़ी रकम ब्रिटिश सरकार के पास जाएगी और जो छोटा कुछ बचेगा वो बेचारा फार्मर ले जाएगा। अब सबसे पहले बेटे इन्होंने इकोनॉमिक, ये एक सबसे बड़ा कॉज रहा है किसका, नेशनलिज्म फैलने का। जितने भी गरीब वगैरह जितने भी फार्मर वगैरह थे, ठीक है, उन्हीं से ही सबसे ज्यादा नेशनलिज्म फैला है क्योंकि फार्मर्स वगैरह को, पीजेंट्स वगैरह को इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा द पीजेंट सफरिंग, किस चीज की, पीजेंट सफरिंग की, ठीक है।
द पीजेंट सफरिंग, ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट इंडिया पीजेंट थ्रू वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले बेटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या लेके आए, रायतवाड़ी सिस्टम लेके आए, जमींदारी सिस्टम लेके आए, उसके बाद हाई टैक्सेशन, उसके बाद फोर्स कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक आपका इंडिगो वाला कि भाई फोर्स करके उगवाना, एंड मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस, मतलब गरीबी फैलाई और इनडेप्टनेस फैलाई। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बेटा बात करते हैं इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या थे। ठीक है, तो बेटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ये लोग लेकर आए थे सबसे पहला जमींदारी सिस्टम। क्या? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी में एक चीज आपको कौन दी है? जमींदार। ठीक है, जमींदार जो आपका लैंडलॉर्ड वगैरह होता है, जमींदार। तो बेटे अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी लैंडलॉर्ड वगैरह थे, जितने भी जमींदार थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्हें जमीन के टुकड़े दे दिए। और जमीन के टुकड़े देने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं तेरे से इसका इतना किराया लूंगा। अब वो जमींदार क्या करता है बेटा? वो जमींदार करता है एक फार्मर को हायर, एक फार्मर जो कि उस जमीन का फार्मर था, उस जमीन के फार्मर से वहां पे उनने खेती बाड़ी करी। ठीक है, खेती बाड़ी करने के बाद बच्चे क्या था कि जितना भी पैसा आता था आधा उनके एक बड़ी रकम जो थी टैक्स के रूप में चली आती थी, आधा जमींदार रखता था, और बचा कुचा जो रहता था बेटा किसे मिलता था? फार्मर को मिलता था। पढ़ते हैं जरा। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ग्रांटेड लार्ज लैंड होल्डिंग टू जमींदार्स, मतलब एक जमीन का बड़ा टुकड़ा किसे दे दिया? जमींदार को दे दिया, लैंडलॉर्ड को दे दिया, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट। ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है? भाई मैंने तुम्हें जमीन का टुकड़ा दे दिया है, अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे अपना किराया चाहिए। द जमींदार ऑफन एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट बाय डिमांडिंग एक्सॉर्बिटेंट रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब भाई एक तो क्या कहता था वो कि भाई जमीन का भाड़ा, जमीन का किराया भी मुझे दे, साथ में जो इनका जो ये लैंड रेवेन्यू है वो भी तू ही निकाल। इससे क्या हुआ बेटा? लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिस्पोजिशन एंड इंडेप्टनेस, मतलब क्या हुआ? इनडेप्टनेस क्या हुआ? पूरा जितना भी चीजें थी फार्मर्स के पास, एक तो बिक गई, और दूसरा क्या हुआ? सबसे ज्यादा ये क्या रहा? वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा जो वो इनडेप्टनेस, गरीबी वगैरह आई है, वो इसी वजह से आई है। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, अगर एक किसान 100 रुपए का उगा रहा है, कितने रुपए का? 100 रुपए का उगा रहा है। ठीक है, 100 रुपए में वही अब क्या कह रहा है वो, ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि एक बड़ी रकम लाइक 60 रुपए मान लेते हैं, 60 रुपए ब्रिटिश सरकार को चले गए, ब्रिटिश राज पे चले गए। 60 में से उसके बाद बेटा 20 रुपए लैंडलॉर्ड ने किराया ले लिया, क्या बचा अब उसके पास? लैंडलॉर्ड ने ले लिया, और अब उसके पास फार्मर के पास क्या बचा? वैसे फार्मर के पास आपका बचा 20 रुपए। 20 रुपए में बेटा इसे अगली जो खुदाई वगैरह करनी है, अगली जो क्रॉप वगैरह उगानी है, उसका भी सामान लेके आना है, और साथ में बच्चे क्या करना है? अपना घर भी चलाना है। तो बेटे ऐसे सबसे पहला पॉइंट जो आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, वो आता है जमींदार सिस्टम। उसके बाद आता है बेटा रायतवाड़ी सिस्टम। कौन सा? रायतवाड़ी सिस्टम। अब रायतवाड़ी सिस्टम में क्या था बेटा कि इन्होंने जो जमीन थी डायरेक्ट किसे दे दी? फार्मर को दे दी। फार्मर को देने के बाद क्या बोला कि भाई ठीक है जमीन तू रख, लेकिन जितना भी आएगा इसमें से हाई टैक्स मुझे देगा। बोले तो अगर 100 रुपए आएगा तो 70-80 रुपए तुझे मुझे देने पड़ेंगे। द रायतवाड़ी सिस्टम वाइल गारंटिंग प्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द लैंड। ठीक है, तू मालिक है अब जमीन का। फार्मर को क्या कह रहा है? ठीक है भाई तू इस जमीन का मालिक है, लेकिन अल्टीमेटली लेड टू देयर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी एंड हार्डशिप, हाई टैक्स डिमांड, इनफ्लेक्सिबल एंड कलेक्शन मेथड। मतलब क्या कह रहा है कि हाई टैक्स डिमांड, कि अगर ये 100 रुपए कमा रहा है तो 70-80 रुपए किसकी जेब में जाएंगे? ब्रिटिशर्स की जेब में जाएंगे। एंड दे लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट ड्यूरिंग फेमाइन और क्रॉप फेलियर। अब क्या था बेटा? ठीक है अभी तो वो उगा रहा है तो दे भी रहा है, लेकिन कभी फेमाइन वगैरह आ जाए, ठीक है, मतलब क्या हो जाए? भुखमरी वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो पूरी फसल क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो उस उन समय में बेटा क्या था कि इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोई भी सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता था। इससे क्या हुआ बेटा? इंडेप्टनेस तो आए साथ में, और पूरी वाइड स्प्रेड क्या फैली? गरीबी फैली, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स हुआ। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे। उसके बाद बेटा जो सबसे बड़े जो दूसरे नंबर पे आते हैं, किन का डिस्ट्रक्शन किया है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन किया गया है बेटा वो रहे उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट।
हैंडीक्राफ्ट क्या था बेटा, ये लोग क्या करते थे, एक टाइप से घर घर बैठ के ये लोग काम करते थे और फिर उन्हें बाजार में सेल आउट करते थे। देन उसके बाद क्या हुआ बच्चे, द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब अनफेयर ट्रेड वो लोग करते थे, हैवी टैक्सेशन एंड द प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब बेटा देखो एक जाहिर सी बात है, एक कोई एक, ठीक है, कोई एक क्या है हैंडीक्राफ्ट, मतलब एक आपका एक लड़का है, ठीक है, वो अपने घर में एक कपड़ा बनाते है, क्या बनाता है, कपड़ा बनाया है उसने, 10 दिन लगाकर एक कपड़ा बनाया, उसमें सोर्सेज भी रिसोर्सेज अच्छे अच्छे लगाए, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा बेटा कि जो मेरा कपड़ा है, ये जो मैंने चीज बनाई है, एक तो ये सबसे हाई रेट में जाए, मतलब ज्यादा अच्छे पैसे मिले, कीमत अच्छी मिले इस चीज की, तो वो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। दूसरा ये जो था बेटा, ये जो आपका हैंडीक्राफ्ट वगैरह था, लोग क्योंकि घर घर बैठ के काम करा करते थे, मशीन तो थी नहीं, इंसान ही थे, इंसान ही घर पर बैठ के काम करते थे, तो ये लोग क्या करते थे बच्चे, घर घर बैठ के जब काम करते थे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो अब ब्रिटिशर्स बेटा जब क्या लेकर आए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह लेके आए, मशीनरी गुड्स लेकर आए, तो बेटा एक तो वो चीज क्या थी, इतनी कॉस्टली नहीं थी क्योंकि वो क्वालिटी गिर जाती है। दूसरा क्या था कि बेटा अगर 10 दिन में एक कपड़ा बन के आ रहा है इससे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, हैंडीक्राफ्ट से, तो वो क्या करते थे बच्चे, उनकी जो मशीन होती थी एक दिन में 10 कपड़े बनाती थी, और वो बाजार में इजीली अवेलेबल भी होते थे और हर कोई उन्हें अफोर्ड भी कर पाता था। तो ज्यादातर जो लोग थे अब किसकी तरफ भागने लगे, ब्रिटिश गुड की तरफ भागने लगे, ठीक है। दूसरा क्या था, वन वे फ्री ट्रेड एंड टैरिफ, द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड पॉलिसी दैट फेवरेबल देयर ओन मैन्युफैक्चर्ड गुड बाय इंपोजिंग हाई टैरिफ ऑन इंडियन टेक्सटाइल while allowing British good to enter India with minimal और no tariff। मतलब यहाँ का जो सामान जाएगा उसे तो हाई, बहुत ज्यादा पैसे लेकर आपको हाई टैक्स लगाकर भेजा जाएगा, और वहां का जो सामान बिकने आएगा, वाइल अलोइंग ब्रिटिश गुड टू एंटर इंडिया, जब उनका सामान इंडिया में आएगा विद मिनिमम, बहुत कम से कम टैरिफ या टैक्स, और बिल्कुल ना के बराबर वो लोग टैक्स वगैरह लगाते थे, ठीक है। दिस मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट चीपर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई वहां से आ रहा है और ज्यादा में आ रहा है, क्वालिटी तो गिर जाती है, लेकिन क्या था, सस्ता था, एंड मोर कॉम्पिटिटिव लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, जो चीज ज्यादा बाजार में मिल रही है और सस्ती भी है, ठीक है, तो लोग उसी के पास जाएंगे। तो ऐसे करके बेटा ये पहला पॉइंट था जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ था। दूसरा क्या था, हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड टैक्सेशन ऑफ इंडियन आर्टिशियन एंड क्राफ्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद चीपर ब्रिटिश इंपोर्ट। अब ये क्या बोलते थे बेटा कि ठीक है, तुम अपना कोई भी सामान जो है बेचना चाह रहे हो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का हाथ से बनाया हुआ सामान कोई भी बेचना चाह रहे हो, ठीक है, 100 रुपए आएंगे, तो उसमें से एक बड़ी रकम आपको हमें देनी पड़ेगी। तो बेटा अब ये सस्ते में क्यों बेचेगा, ठीक है भाई, इसे ब्रिटिश सरकार का भी निकालना है, अपनी मेहनत भी निकालनी है, प्लस रिसोर्सेज का भी निकालना है और घर भी चलाना है, तो वो क्या करते थे, इसलिए बेटा अब जाहिर सी बात है, जब उसे इतनी चीजें, उसी चीज में से, एक चीज में से 3-4 चीजें निकालनी है, 3-4 लोगों की रकम निकालनी है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा उन्होंने क्या करा, दूसरा क्या कारण रहा फेलियर का बेटा, हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा आता है कंपटीशन फॉर मशीन मेड गुड। अब बेटा मशीन मेड गुड आपको पता ही है, मशीन क्या है, मशीन है बेटा, 24 घंटे आप इलेक्ट्रिसिटी दो, 24 घंटे आप काम करा लो। लेकिन इंसान है भाई, इंसान को हर चीज होता है, खाना भी चाहिए, भूख प्यास थकावट भी होती है उसे। द इन्फ्लक्स ऑफ चीपर मशीन मेड गुड फ्रॉम ब्रिटेन फ्लडेड द इंडिया मार्केट, मतलब मशीन मेड सस्ते चीजों से इंडिया की जो मार्केट थी उनमें एक टाइप से इतना सामान इन्होंने बिछा दिया था, ऐसा लग रहा था लाइक एक इंडिया के बाजारों में ब्रिटिश गुड की बाढ़ आ गई हो, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लोकल आर्टिशियन। तो भाई जाहिर सी बात है, जब सारा ब्रिटिशर का ही है, ये बेच रहे हैं 300-400 रुपए का, और वहां से वो ब्रिटिशर्स गुड है 50 रुपए का, तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, ब्रिटिशर्स की ही तरफ जाएंगे। तो ये था बेटा कि वो मशीन क्या है, मशीन इजीली आपको काम करके देगी आराम से, 100 जितना एक बंदा 10 दिन में बना रहा है उतना वो एक दिन में 10 चीजें बना देगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या था भाई, मशीन से कौन कंपेयर करेगा इंसान को, ठीक है, तो कंपटीशन फॉर मशीन मेड गुड्स। उसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं अब
ठीक है, गवर्नमेंट इग्नोर्ड पीपल वेलफेयर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जो सरकार थी वो लोगों का वेलफेयर नहीं सोच रही थी। हालांकि जब 1857 में क्या था कि डायरेक्ट जो रूल था इंग्लैंड पे चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल हटा दिया गया था। तो अब जो सरकार थी, बर्डन ऑन टैक्सेस वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द इंक्रीज, बट द गवर्नमेंट डिड वेरी लिटिल टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब वेलफेयर कुछ कर नहीं रही है, लेकिन हैवी टैक्सेशन बढ़ाई जा रही है। ह्यूज एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन आर्मी, मतलब जितना भी टैक्सेशन वगैरह था, कहाँ जाहिर सारे जो ध्यान दिया जा रहा था वो खाली आर्मी पे दिया जा रहा था। जितनी भी हाई पोजीशन वगैरह थी रिजर्व, वो सब ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। लो पोजीशन वगैरह, लो सैलरी जॉब्स वगैरह, वो सब इंडिया के लिए थी। दिस वाज अ शार्प इंक्रीज इन मिलिट्री बजट, और इनका मिलिट्री बजट क्योंकि जितना भी सर्विस वगैरह का वो जा रहा था, किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास ही तो जा रहा था पैसा। ठीक है, बट नॉट मच अटेंशन वाज बीइंग पेड टू रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। मतलब लोग मरे तो मरे, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारा अपना क्या होना चाहिए? हमारा अपना खजाना खाली नहीं होना चाहिए, वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। तो ये ब्रिटिशर्स की सोच थी बेटा। आई होप आप लोगों को बेटा इतना टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बेटा जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये लगा लो जबरदस्ती जिंदा है। तो मिलते हैं फिर बेटा अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम और भी ज्यादा मूवमेंट के और भी ज्यादा पॉलिसीज वगैरह के बारे में जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, हमारी पूरी तरीके से जो वेल्थ थी उसे ड्रेन कर दिया था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसी चैप्टर में है, कैसे वो फॉर्म हुई थी, कौन कौन से लीडर रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।